डियर्स, आज हम चंद्रमा को समझेंगे। और चंद्रमा हमारे लिए अभी के लिए 2023 में जब इस वीडियो को क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट चंद्रयान के बारे में आपने सुना ही होगा, चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3 चंद्रमा के लिए गया है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम क्लासेस के हिसाब से देखें तो हमारा वही सीक्वेंस चंद्रमा का आज पढ़ रहा है, क्योंकि हमने पहले ब्रह्मांड को, उसके बाद आकाशगंगाओं को, उनमें तारों को, तारेमंडल को, तारे में सूर्य, सूर्य के उपग्रह के साथ मिलकर सौरमंडल हमने कर लिया है। तो आज हमें चंद्रमा ही करना है। अब चंद्रमा में कुछ विशेषताएं, जैसे चंद्रमा क्या है, चंद्रमा से पृथ्वी कैसी दिखती है, आकाश कैसा दिखता है, पृथ्वी और चंद्रमा का रिलेशन क्या है, आज हम वो समझने वाले हैं। चंद्रमा पर इतने अंतरिक्ष यान क्यों भेजे जा रहे हैं, इतने मिशन क्यों भेजे जा रहे हैं, वो सब समझने वाले हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए इसे देख लेते हैं। और यदि अभी तक आप सारथी परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। अभी शुरुआत है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं, पहले मैं उन फैक्ट्स की बात कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि पहले फैक्ट देख लेंगे, फिर हम उनके कॉन्सेप्ट को, उनके लॉजिक को समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर केवल एक फैक्ट लिखा हुआ है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। अब इसके ऊपर जो लॉजिक्स होंगे तभी समझ पाएंगे जब ये फैक्ट हमें पता होगा। ठीक, तो पहले क्या कि ये चंद्रमा है हमारे पास। चंद्रमा, यहाँ पर कुछ स्पॉट दिख रहा होगा, इस पर चंद्रमा पर क्या है, बहुत सारे धब्बे, है ना, धब्बे धब्बे धब्बे, स्पॉट्स हैं, बहुत सारे गड्ढे। वो किस कारण से, पहले वही मैं बता देता हूँ। यदि कोई ऐसी तस्वीर आप देखें चंद्रमा की जिस पर बहुत सारे गड्ढे गड्ढे मिल रहे हो, तो वो उनका कारण है कि जब चंद्रमा चंद्रमा पर वायुमंडल का ना होना, एक कारण पहला। दूसरा कारण धूमकेतु का, सॉरी, कुछ पिंडों का उनसे टकराना, कुछ उल्काओं का, है ना। आकाश में, अंतरिक्ष में बहुत सारे पिंड अ, घूमते रहते हैं, तो उनका चंद्रमा से टकराना। अब कहेंगे कि पृथ्वी से क्यों नहीं टकरा रहे, तो वो अभी बताऊंगा, पहले इसको समझें। तो पहले इसके नाम को समझें। ये चंद्रमा है, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा। चंद्रमा को ल्यूनर और सेलेनिक भी कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर लूनर और सेलेनिक शब्द आ जाते हैं तो वो चंद्रमा के लिए है। और इसीलिए, क्योंकि चंद्रमा सेलेनिक है, इसीलिए इसके अध्ययन को बोला जाता है सेलेनोलॉजी। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जब बायो का अध्ययन बायोलॉजी है, ठीक है, और समाज का अध्ययन सोशियोलॉजी है, तो ये सेलेनोलॉजी क्यों हो गया, मोनोलॉजी होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो क्योंकि चंद्रमा को सेलेनिक बोला जा रहा है, इसीलिए उसका अध्ययन सेलेनोलॉजी। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं, तो उपग्रह में हमने डिटेल में समझ लिया है सौरमंडल में, फिर भी मैं बता देता हूँ। कुछ हमारे उपग्रह होते हैं प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति से मिले हुए हैं, मतलब अपने आप। कुछ मानव निर्मित सैटेलाइट होती हैं, छोटी छोटी, जो पृथ्वी के और ग्रह उपग्रह अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए पृथ्वी से मानव ने बनाकर और आकाश में छोड़ दिए हैं। ठीक है, उनको बोल रहे हैं हम कृत्रिम उपग्रह बोल देते हैं, उनको सैटेलाइट्स बोल देते हैं, है ना, मानव निर्मित। अब ये क्योंकि प्राकृतिक है, तो यहाँ से फिर लॉजिक निकलेगा क्या, प्राकृतिक है तो इसका मतलब मानव ने तो नहीं बनाया, इसका मतलब बना कैसे होगा, कब बना होगा? तो जो शोध हैं वो कहते हैं कि ये पृथ्वी के साथ ही, पृथ्वी का ही एक भाग है। जैसे पृथ्वी सूर्य का एक भाग है, वैसे ही पृथ्वी का एक भाग है चंद्रमा, जो पृथ्वी से अलग हो गया कुछ कारणों से, या जब पृथ्वी बनी थी तो वहां से ये छिटक के इसका एक अंश अलग हो गया। और ये कुछ अध्ययन ये कहते हैं, कुछ विद्वान ये कहते हैं, क्योंकि थ्योरीज बदलती रहती हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और एक चीज के ऊपर बहुत सारी थ्योरी होती हैं। अ, इसमें हम पूर्णतः सत्य किसी चीज को नहीं मानते एक साथ में। बिग बैंग थ्योरी है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति उससे हुई है, पूर्णतः सही नहीं। अगर नई थ्योरी आ जाएगी तो वो पहली वाली थ्योरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो कुछ पिंड जिन्होंने मिलकर, एक साथ मिलकर चंद्रमा को बना दिया पृथ्वी से अलग होकर। ठीक है, अब क्योंकि पृथ्वी से अलग हुए, यानी कि पृथ्वी के साथ ही इसकी उत्पत्ति हुई, तो ऐसा माना जाता है कि इसका जो जीवन काल है वो पृथ्वी के जैसा ही है। यानी कि पृथ्वी का जीवन काल अगर हम बात करें तो कितना, 4.5 अरब वर्ष। ठीक है, तो लगभग तभी का चंद्रमा है। अब ये चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी बोला जा रहा है, ये बात भी ध्यान रखनी है। जीवाश्म ग्रह का मतलब यहाँ पर जीवाश्म की संभावना है, जीवाश्म यहाँ पर रहे होंगे, हैं, मौजूद हैं, ऐसा माना जा रहा है। और यही वजह है
कि वहां पर इतनी रिसर्चेज, इतने शोध, इतने हमारे यान यहाँ से अंतरिक्ष यान जाते हैं और शोध करते हैं, ठीक है, जीवाश्म का पता करने के लिए, पानी की पानी की खोज करने के लिए, और ये पता करने के लिए क्या जीवन संभव है, और भी कारण है, कुछ ऐसे तत्व जो वहां से मिलते हैं पृथ्वी पर वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक, इसको जीवाश्म ग्रह भी बोला जा रहा है, जीवों के अंश यहाँ पर संभावना है, ठीक है, वो है। और इसको अध्ययन बोला जा रहा है इसका सेलेनोलॉजी, क्यों? क्योंकि चंद्रमा को लूनर और सेलेनिक दोनों नाम भी हैं, ठीक है, साइंस की भाषा में ऐसा मान सकते हैं, या फिर दूसरी भाषाओं में अभी जब हम अंतरिक्ष यान पढ़ेंगे, चंद्रमा के लिए यान पढ़ेंगे, तो लूनर, लूना, एक एक यहाँ से जो सबसे पहले यान जा रहे हैं उनका नाम है लूना, ठीक है, इसका मतलब वो लूनर से संबंधित, लूना वाले। तो इसको ध्यान रखें। यहाँ का चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, 1/4 है, इसका मतलब आकार को अगर हमें समझना है तो जितनी बड़ी पृथ्वी है चंद्रमा उसका कितना है, इतना, ठीक है, उसका 1/4 चंद्रमा है, बस इतना सा, इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पर चंद्रमा पृथ्वी की अपेक्षा कुछ हल्का है, अगर हम उसके घनत्व की बात करें तो घनत्व पृथ्वी की अपेक्षा कुछ कम है, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6, ये रटा तो सबने होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए, जिन लोगों को नहीं पता है या जिन लोगों को पता है, इससे जो प्रश्न बनेंगे वो किस तरह से घुमा फिरा के हो सकते हैं वो ध्यान रहना चाहिए हमें। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है, या हम ये कह लें कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का 6 गुना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको समझ रहे हैं, लेकिन हम समझने के हिसाब से समझेंगे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का 6 गुना है। इसका मतलब क्या है, पहले गुरुत्वाकर्षण को समझिए। गुरुत्वाकर्षण का अर्थ होता है कि वो आकर्षण बल, वो मैग्नेटिक फोर्स जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को, ये मैंने कोई चीज उछाली पृथ्वी पर वापस आ गई, ठीक है, जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है। पृथ्वी बहुत तेजी से घूम रही है ना, बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा स्पीड है, कई 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, लेकिन यहां से हम लोग इधर उधर उड़ क्यों नहीं गए? क्योंकि उसने मैग्नेटिक फोर्स से हमको चिपका रखा है। ऐसे मानो कि कोई मैग्नेट है और उस मैग्नेट पर छोटे 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 हमने लोहे का चूरा डाल दिया और उससे चिपका दिया, अब उसको घुमा रहे तो भी नहीं छूट रहा है ऐसे। तो वही जो मैग्नेटिक फोर्स है उसी को बोल रहे हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल, समझ गए, जिसे पृथ्वी सब कुछ अपनी तरफ खींच रही है। अब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो जितने भी आकाश में पिंड हैं उनमें सभी में गुरुत्वाकर्षण बल है, किसी में कम किसी में ज्यादा, और उसी की वजह से ये सब आपस में संतुलित अवस्था में है। पृथ्वी सूर्य से इधर उधर नहीं भग जा रही, ना सूर्य के पास चिपक रही है, चंद्रमा पृथ्वी से नहीं चिपक जा रहा और ना ही दूर भग जा रहा है, किसके कारण? आपस में संतुलन के कारण, किसके? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब वैसे ही क्या है, चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण बल है, तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के तुलना में आधा भी नहीं, उससे भी कम, तिहाई भी नहीं, चौथाई भी नहीं, 1/6वां भाग है। मतलब पृथ्वी जितनी ताकत से किसी चीज को खींचती होगी, चंद्रमा उससे 6 गुना कम ताकत से किसी भी चीज को खींचता है। मतलब ये कोई वस्तु है, मैंने, चंद्रमा है ये बिल्कुल आराम आराम से इसको नीचे खींच रहा है, और पृथ्वी है उसने बिल्कुल 6 गुनी ताकत से खींच रही है ना। तो कोई भी वस्तु यहां से जाएगी तो वो वापस 6 गुनी ताकत से पृथ्वी पर आएगी, जबकि चंद्रमा पर वो 6 गुना कम हो जाती है। आधा तो समझते होंगे, तिहाई तो समझते होंगे, तो उसकी ताकत आधी से भी आधी, इस तरीके से ऐसा मान लो, ठीक। तो यहाँ पर ये है। अब उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर वजन है कि किसी व्यक्ति का वजन यदि पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा, 10 किलोग्राम। ये उल्टे भी करके आ जाते हैं, पृथ्वी पर 1 कदम, चंद्रमा पर, पृथ्वी के 6 कदम, चंद्रमा पर 1 कदम के बराबर है ना। तो ये उल्टे भी करके आ जाते हैं, हर तरीके से ध्यान रखना है क्या, कि यदि चंद्रमा पर, हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, हम वजन का और द्रव्यमान का मतलब क्या है? द्रव्यमान का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ से कोई अंतरिक्ष यात्री है या मैं हूं, मैं जितना भी हूं या कोई अंतरिक्ष यात्री है, वो यहाँ पर भी उतना ही है और चंद्रमा पर भी उतना ही है। फिलहाल के लिए एक देसी भाषा में ऐसा मान ले, उसका शरीर यहाँ पर भी उतना ही है, चंद्रमा पर भी उतना ही है, तो उसका द्रव्यमान कम नहीं हुआ, मास कम नहीं हुआ। द्रव्यमान का मतलब मास। लेकिन हम जो जिस चीज को वेट बोल रहे हैं, है ना, जिस चीज को वजन बोल रहे हैं, वो क्या चीज है? वो जो
शरीर है, ये मेरा शरीर है, इस शरीर के साथ में उस एक ताकत पृथ्वी की जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं हम क्या, वजन, है ना। अब जब वो ताकत पृथ्वी पर 6 गुना लग रही है चंद्रमा से, तो यहाँ पर तो ज्यादा ताकत से खींचेगी पृथ्वी, यानी कि उसका वजन बढ़ जाएगा, और वहां पर चंद्रमा पर कम खींच पाएगा वो, उससे उसका वजन घट जाएगा। एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि आप कभी स्विमिंग पूल में, तालाब में, नदी में, किसी भी चीज में, वेल में, कहीं भी नहाए होंगे, या फिर आप अपने दोस्त को पीठ पे बिठाइए और नदी में या पानी में उसको ऊपर उठाइए और घुमाइए, आपको उसका वजन बहुत कम लगेगा। या फिर पानी में घर पे प्रैक्टिकल कर लीजिए, बाल्टी में कुछ सामान रखिएगा, लोहे की एक बोल रखिएगा या कुछ भी वजन वाली चीज, और उसको उठाना बिल्कुल आसानी से उठ जाएगी। जैसे ही वो पानी से निकलेगी उसका वजन बढ़ जाएगा। तो वहां पर पानी के साथ में कुछ और तथ्य है, फिजिक्स में बताऊंगा क्या है कैसे है। यहाँ पर केवल एक एग्जाम्पल दिया है, तो उसमें क्या है, पृथ्वी ज्यादा ताकत से उसी मास को खींच रही है, ठीक है, मैं इसको ज्यादा ताकत से खींच रहा हूं, तो इसका वजन, है ना, ज्यादा हो जाएगा ऊपर उठने के लिए, और वहां पर कम रह जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, पृथ्वी पर वजन ज्यादा दिखेगा, 6 गुना दिखेगा चंद्रमा का, चंद्रमा पर 1/6 भाग। यदि ये हो जाता है कि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर कितना 72 किलो है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, इसका 6 भाग, और 6 भाग का मतलब 12 किलो, ठीक है। या फिर चंद्रमा पर 12 किलो है, तो पृथ्वी पर कितना होगा, इसका 6 गुना, यानी कि 72। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम और बात करें, तो यहाँ पर है कदम, पृथ्वी के 6 कदम चंद्रमा के 1 कदम के बराबर क्यों है। हमने ये एक पैर उठाया, अपना पैर उठाने के साथ हमारा नीचे गया, किस कारण से गया, क्योंकि पृथ्वी ने उसको अपनी तरफ खींच लिया वापस। अगर पृथ्वी नहीं खींचती तो सोचो क्या होता, वो कदम उठता और ऊपर ही उठता चला जाता, यही तो होता ना। अब ये क्या है, चंद्रमा खींचता तो है लेकिन उस ताकत कम लगा पाता है, देर में खींचता, आराम से खींचता है, धीरे खींचता है। तो चंद्रमा पर क्या होगी ये कंडीशन, यहाँ पर तो पृथ्वी ने, हमने एक कदम उठाया, पृथ्वी ने खींच लिया, लेकिन चंद्रमा पर जब हम कदम उठाएंगे तो चंद्रमा ताकत कम लगा पा रहा है, इसलिए हमारा कदम उठा हुआ रह जाएगा। और चंद्रमा की ताकत हल्की, जहां पर चंद्रमा की ताकत आएगी तब जाके वो उस पैर को नीचे लाएगा, और वो ताकत कितनी कम है, पृथ्वी से 6 गुना कम। तो पृथ्वी पर तो हम 6 कदम इस तरीके से चलेंगे, एक कदम पृथ्वी ने खींचा, हमने पैर उठाया, फिर खींचा पृथ्वी ने, हमने फिर पैर उठाया, पृथ्वी ने फिर खींचा, हमने पैर उठाया, पृथ्वी ने फिर खींचा, हमने पैर उठाया, खींच लिया, पैर उठाया, खींच लिया। लेकिन चंद्रमा पर हमने पैर उठाया और चंद्रमा खींच नहीं पा रहा, चंद्रमा यहां जाकर खींच रहा है, ताकत उसकी यहां जाकर लग रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, चंद्रमा का 1 कदम और हम लगेंगे 6 कदम, ठीक है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है, इसको वैसे ध्यान रखें। मैंने पहले बताया चंद्रमा का द्रव्यमान बहुत कम है, मतलब बहुत हल्का है चंद्रमा, बहुत हल्का पृथ्वी की अपेक्षा, ठीक। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है, मतलब 3,84,000 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब लगभग 4 लाख से थोड़ा सा कम है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, ठीक। पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, करोड़ किलोमीटर में, कितने, 15 करोड़ किलोमीटर, और ये कुछ लाख किलोमीटर में, ये आगे याद रखने पड़ेंगे आपको। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना, 1 मिनट 28 सेकंड, ठीक है। चंद्रमा का जो प्रकाश पृथ्वी तक आता है वो 1 मिनट 28 सेकंड में लगभग में आ जाता है, ठीक। अब यहाँ पर सूर्य का हाँ, चंद्रमा पर स्वयं का प्रकाश नहीं है, स्वयं का प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। जब ग्रह, उपग्रह और इनमें सब में अंतर बताया था तब बता दिया था कि क्या होता है। तारों में स्वयं का प्रकाश होता है क्योंकि वहां पर एक क्रिया चलती है, नाभिक संलयन की क्रिया, जिसमें परमाणु टकराते हैं घर्षण करके और प्रकाश उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर उपग्रह और ग्रहों में वो क्रिया नहीं चलती, जिसकी वजह से उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है और वो रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसे लगते हैं कि जैसे चमक रहे हो। बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ पर पृथ्वी पर रात में कोई भी चीज नहीं चमकती अंधेरे में, लेकिन दिन में चमकेगी, क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है, तो वो वस्तु हमें दिख जाती है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह डिटेल में समझा हुआ है, नहीं देखा हो तो तारा, ग्रह और उपग्रह का अंतर और तारे क्यों चमकते हैं, ये वाली वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको ध्यान रखें, स्वयं का प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ये चमक रहा है, ठीक हो गया। ये है चंद्रमा की आंतरिक संरचना।
इसकी आंतरिक संरचना के लिए बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यहाँ सेलेनोलॉजी तो करना नहीं है, इसका पूरा अध्ययन करना नहीं है। जैसी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है आगे जाके मैं बताऊंगा। क्या एक बाहर से परत है वो ठंडी हो चुकी है, अंदर की परत गर्म, उसके अंदर की परत बिल्कुल गर्म, अंदर से बिल्कुल भभकता हुआ सूरज की तरह आग। तो ये अंदर कोर है बिल्कुल पृथ्वी की तरह, ये मेंटल है, ठीक है, और बाहर उसकी क्रिस्ट है। क्रिस्ट की जगह क्या है उसका, हल्का, बिल्कुल हल्का। तो ये छोड़ देते हैं। आगे हम इस पे आते हैं कि चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण बराबर होता है। घूर्णन परिक्रमण को मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन जो पहली बार देख रहे हो एक बार हल्का सा बता देता हूं। अपनी अक्ष पर इस तरह से घूमने को बोलते हैं घूर्णन, और किसी भी चीज के चारों तरफ ऐसे घूमने को बोलते हैं परिक्रमण, परिक्रमा लगाना, ठीक है। और घूर्णन मतलब घूम जाना। तो ये चीज याद रखनी है। अब ये दोनों कंडीशन क्या है इसमें, बराबर है। पृथ्वी का घूर्णन कितना है, 24 घंटे। परिक्रमण सूरज के चारों तरफ कितना है, 1 साल, यानी कि 365-66 दिन, है ना। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, चंद्रमा का जो एक दिन होता है ना, वो पृथ्वी के कितने 28, 29, 30 दिनों में होता है। कैसे, चंद्रमा जितनी देर में पृथ्वी के चारों तरफ, क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, है ना, तो पृथ्वी के चारों तरफ जितनी देर में ऐसे आता है, ठीक उतना ही ये अपनी अक्ष पर इतने ही दिन में ऐसे घूम पाता है। ठीक। अगर किसी को ये नहीं समझ में आया हो घूर्णन परिक्रमण क्या है, डिटेल में मैंने समझाया हुआ है ग्रह वाली कक्षा में, फिर भी मैंने आज बता दिया है। ठीक। क्या, कि जितनी देर में चंद्रमा इस तरह से आता है पृथ्वी की चारों तरफ घूम के, उसी तरीके उतनी ही देर में ये ऐसे आता है, इस बात को ध्यान रखिए। अब उससे कंडीशन क्या हुई, उससे कंडीशन हुई कि इसके कारण पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, और वो लगभग 58-59% के आसपास। क्यों, प्रैक्टिकल कर लेना, किसी बच्चे को खड़ा करना, या फिर एक काम करना, एक कोई रोड लेना, भी मुझे लानी चाहिए थी वो रोड, ऐसा करके एक रोड में कोई एक गेंद या कुछ भी चीज लगा देना, उसको ऐसे एक दूसरी तरफ भी एक, मतलब दो चीजों को एक साथ जोड़ देना, है ना, एक तरफ दूसरी तरफ। अब जब उनको ऐसे करके आप घुमाओगे, मान लिया ये है इधर, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी, ये एक रोड मैंने ली, और यहाँ पर एक चंद्रमा है, ठीक, ऐसा मान लो यहाँ पर चंद्रमा है। अब ये जितनी देर में चंद्रमा अपनी धुरी पर घूम रहा है ऐसे करके, उतनी ही देर में ये क्या कर रहा है, ऐसे भी घूम रहा है। तो उससे क्या, एक देखो ऐसे बताता हूँ मैं अभी आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मैं मान लिया मैं चंद्रमा का फेस हूँ, पृथ्वी आप हैं, मैं चंद्रमा हूँ। अब मैं आपकी तरफ मुंह किए हुए हूँ। अब देखना मुझे मेरा मुंह आपको दिखाई देता रहेगा, ऐसा नहीं हो, एक रोटेशन होगा, ऐसे करके मैं घूम गया, है ना, ये घूर्णन हुआ इतनी देर में। लेकिन अब देखना, मैं घूम तो रहा हूँ, मैं बिल्कुल सामने, अब मैं घूमा, 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 ठीक है, ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ऐसे। तो मेरा क्या है, एक ही फेस आपको दिखाई दे रहा है, मेरी पीठ आपको दिखाई दे ही नहीं रही है। क्यों, क्योंकि मैं इतनी ही देर में तो आपके चारों तरफ घूम रहा हूं, और इतनी ही देर में मैं अपने चारों तरफ ऐसे घूम रहा हूं। तो जब मैं इधर हूं तो ये वाला फेस दिख रहा है, जब मैं आपके उस साइड में पहुंचूंगा तो मैं ऐसे घूम के ऐसे आ जाऊंगा, जब मैं आपके उधर पीछे की साइड में पहुंचूंगा तो मेरा फेस आपकी तरफ हो जाएगा, घूम के आ जाऊंगा, और जब मैं इधर साइड में आऊंगा तो मेरा फेस इधर आ जाएगा, मतलब चारों दिशाएं वो आप ही की तरफ बन रही हैं। तो ध्यान रखना इसको, कि उसका एक ही फेस दिखाई देता है, और वो लगभग 58-59%। वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा गोल है, एक चपटा नहीं है। अब जब गोल चीज कोई भी होगी तो उसके किनारे थोड़े थोड़े, अब कहेंगे ना 50% आधा दिखना चाहिए, तो आधा इसलिए नहीं दिखता क्योंकि उसके जो किनारे हैं, गोल होने की वजह से वो किनारे भी दिखते रहते हैं अंदर तक, ठीक है। तो ये यही चीज ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं कि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण कितना है। तो लगभग 27 सही 1/3, है ना, यहाँ पर ये लगभग 27.5 दिन में, यहाँ पर 27 सही 1/3 का मतलब 27 घंटे, 27 दिन, और 8 घंटे के 8 पार्ट, 8 या 24, है ना, तो 8 घंटे के आसपास। अब ये क्या है, चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर जो घूम रहा है वो कितने दिन में, इतने दिन में। लेकिन चंद्रमा का घूर्णन सूर्य के संदर्भ में कितना है, वो है लगभग 29.5 दिन। इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है वो
27 दिन से थोड़े से ज्यादा समय में, ऐसा मान लो 27.5 से थोड़ा सा कम। अब सूर्य के संदर्भ में जो घूम रहा है उसको ज्यादा दिन लग रहे हैं, है ना, 29.5 दिन लग रहे हैं। तो जो अभी हमने बात करी घूर्णन और परिक्रमण, वो तो ये है इसका, है ना, जो उसका दिन है, जो उसका वर्ष है वो ये है। लेकिन ये क्या है फिर? तो क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, पृथ्वी भी तो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमेगी तो पृथ्वी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, और पृथ्वी अपनी अक्ष पर भी घूम रही है। तो जब उस संदर्भ को लिया जाएगा तो पृथ्वी जितने में चंद्रमा घूम के आया उतनी देर में पृथ्वी भी आगे बढ़ गई। तो जब सूर्य से उसका संबंध लिया जाता है तब क्या होता है, ये थोड़ा सा टाइम हमें ज्यादा दिखता है। इसको बोलते हैं हम चंद्रमास। ठीक है, चंद्रमास या साइनोडिक मास, चंद्रमास या साइनोडिक मास, इसको ध्यान रखना है आपको कि चंद्रमा का सूर्य के संदर्भ में जो घूर्णन होता है वो चंद्रमास या साइनोडिक मास कितना होता है, तो वो 29.5 दिन। और अगर केवल पृथ्वी के चारों तरफ घूर्णन आता है, सॉरी परिक्रमण आता है, तो वो 27.5 दिन के आसपास। ठीक, दोनों चीजों में अंतर, चंद्रमास या साइनोडिक मास और पृथ्वी के चारों तरफ। अब पृथ्वी पर, सॉरी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है लेकिन ज्वालामुखी और क्रेटर मिलते हैं। तो चंद्रमा पर ज्वालामुखी और क्रेटर्स मतलब कुछ गड्ढे मिलते हैं। ठीक, लेकिन चंद्रमा पर क्या वायुमंडल नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कौन सी बात को? वायुमंडल नहीं है वाली बात को। क्यों? यहां से प्रश्न बनता है, हाँ ये रहा, वायुमंडल ना होने के कारण आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, अब हम सीधा सीधा समझे, पृथ्वी पर वायुमंडल है तो इसलिए आकाश क्या दिखता है हमें? नीला दिखाई देता है। अब कहेंगे वायुमंडल से नीला क्यों दिखाई देता है, काला क्यों नहीं दिखाई देता, या काला क्यों दिखाई देता है? अब सोचो, आकाश नीला कब दिखाई देता है, या अगर कुछ लोग बोले हुए आसमानी, आसमानी कब दिखाई देता है? स्काई ब्लू कब दिखाई देता है? कब? दिन में। रात में देखा है स्काई ब्लू आसमानी? नहीं देखा ना। रात में कैसा दिखता है? काला। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी से आकाश रात में काला क्यों दिखता है, दिन में स्काई ब्लू क्यों दिखता है? थोड़ा सा तर्क लगाओ आप लोग। सीधा सा है, दिन में हमें दिखा मतलब दिन में है सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ा, और पृथ्वी का जो ये रिफ्लेक्शन है, पृथ्वी से जो वापस वेव्स जा रही हैं, वो इसके पृथ्वी के चारों तरफ है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल की परतें। तो इसकी जो प्रकाश किरणें पृथ्वी से होकर जाएंगी वापस वायुमंडल में, है ना, तो वहां पर वायुमंडल पे क्या करेंगी, ये रिफ्लेक्ट करेंगी, और वो प्रकाश उस वायुमंडल से चमकेगा। समझ गए? मतलब सूर्य से प्रकाश इस पर पड़ा, इससे रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वायुमंडल ने एक आवरण बनाया हुआ है। उस आवरण से जब ये रिफ्लेक्ट किरणें पड़ेंगी उस पर, तो क्या होगा, वहां पर वो दिखाई देगा, है ना, और ब्लू कलर का, यहाँ पर ब्लू कलर वो दिखाई देगा। लेकिन इस पर क्या है, चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है। तो जो वहां से किरणें आई हैं सूर्य से, अगर किरणें आती हैं और वापस चली जाती हैं, तो वहां तो कोई परत है ही नहीं। मतलब ऐसा मानो कि कोई पर्दा तो होना चाहिए, है ना, जिस पर हमें लाइट दिखाई दे। जब वहां पर वो पर्दा ही नहीं है तो दिखाई कैसे देगी लाइट? तो इसलिए क्या है, वहां पर आकाश हमें नीला दिखाई नहीं देता है, और हमें कैसा दिखाई देता है, काला। ठीक है, अभी जैसा देखा था दिखा दूंगा अभी। तो चंद्रमा पर हमें इस तरीके से दिखाई देता है जैसे हम समुद्र में के पास खड़े हों बीच पर, और समुद्र की तरफ देख रहे हो, तो हमें केवल समुद्र दिखेगा और लास्ट में जाके आसमान दिखने लग जाएगा। ठीक है, दिन में। चंद्रमा पर वही आसमान रात में मतलब दिन और रात एक ही बात है, काला दिखाई देता है ना, बिना समुद्र के, क्योंकि बिल्डिंग विल्डिंग है नहीं, कुछ भी नहीं है, घर बने हुए नहीं है। जब आप लोग जाकर बनाएंगे प्लॉट लेकर तो अलग बात होगी। तो फिलहाल ये चंद्रमा पर एक पर्वत है, उसका नाम ध्यान रखना है, लिबनिट्ज पर्वत, और वो दक्षिणी ध्रुव पर, मतलब ये केवल एक फैक्टर के रूप में ध्यान रखना है। लिबनिट्ज पर्वत है वो कहाँ पर है, दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये चंद्रमा का पृथ्वी से संबंध जरूर समझ लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे जाके काम आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। शायद दिख रहा होगा ठीक ठाक, दिख रहा है, चलो। तो यहाँ से चंद्रमा और पृथ्वी क्या रिलेशन है वो देखते हैं। देखो, ये पृथ्वी है, ये हमारा, अभी जो मैंने बताया था कि चंद्रमा से एक ही चीज दिखाई देगी या क्या कैसे, तो ये पृथ्वी है,
ये इसके चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है। अभी मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी अमावस्या पूर्णिमा कैसे बनती है, क्या होता है कैसे नहीं होता, वो इसके नेक्स्ट क्लास जब आएगी, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य का आपस में रिलेशन, आपस में संबंध, तो वो क्लास करेंगे हम वहां पे, ठीक है। मतलब वो चीज समझेंगे हम वहां पे। यहाँ पे केवल चंद्रमा का संबंध दिखा देता हूं मैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है। एक कंडीशन वो होगी जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास होगा, ठीक, उसको बोलते हैं इंग्लिश में पेरिजी। पेरी और जी का मतलब पृथ्वी, ठीक। पृथ्वी से सबसे दूर होगा उसको बोलते हैं एपोजी, ठीक है। अब यहाँ पर उपभू, अपभू, ठीक, हिंदी में, तो ये हो जाता है उपभू, ये हो जाता है अपभू, ठीक हो गया। पृथ्वी से जो औसत दूरी है वो पहले ही बता चुका हूं मैं कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर के आसपास, लगभग में 3,84,000। अब होता क्या है, ये एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ। तो एक कंडीशन ये आती है कि पृथ्वी के पास आ जाए, एक कंडीशन ये आ जाती है दूर आ जाए। अब इसका मतलब बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि पास आने का मतलब बिल्कुल पास आ गया हो, जैसे आपके पास आके बैठ गया हो, और दूर जाने का मतलब दूसरे शहर को पहुंच गया हो। ऐसा नहीं होता, बहुत थोड़ा सा अंतर आता है। वो अंतर कितना है देखो। तो जब पृथ्वी के सबसे पास होता है, तो यहाँ पर ये माइल्स में लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं दूरी में ये है किलोमीटर में, ये माइल्स में इंग्लिश के हिसाब से लिखा हुआ है। यहाँ पर जब पास वाली स्थिति होती है तो 3,55,000 किलोमीटर, ठीक है। और जब दूर वाली स्थिति होती है तो 4,07,000 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो हमारी औसत दूरी है 384, उसमें से लगभग 20,000 किलोमीटर कम और 20,000 किलोमीटर ज्यादा, बस इतनी चीज को आपको ध्यान रखना है। रटने की कोशिश ना करें। 3,84,000 में से लगभग 20-30 हजार किलोमीटर कम और लगभग 20-30 हजार किलोमीटर ज्यादा, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो ये होता है उपभू और अपभू। अब इसमें कंफ्यूजन होगा तो उसके लिए ध्यान रखना है, भूमि से संबंधित है ना, भूमि से संबंधित चंद्रमा है, तो ये हो गया। उप का मतलब होता है निकट, है ना, निकट और छोटा, मतलब उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, क्या होते हैं, सब निकटवर्ती होते हैं ना, छोटे छोटा पद होता है उनका, पास होते हैं। तो उसको ध्यान रखना है आपको, वो कौन सी स्थिति है, उपवाली, छोटी, पास वाली। और अपवाली कौन सी है, अपर, ऐसा याद रखने के लिए रख सकते हो, अपर, अप, तो वो क्या होगी, बड़ी। तो कंडीशन, पृथ्वी के सबसे पास, उपभू, दूरी कितनी, जो हमारी 384 थी उनमें से 20-30 किलोमीटर हजार किलोमीटर कम, है ना, यानी कि 3,54,55 के आसपास, 30,000 किलोमीटर कम, 30,000 किलोमीटर ज्यादा तो अपभू, ठीक है, कितनी, 4,05,000 या 7,000 किलोमीटर के आसपास, समझ गए। तो ये हो गया। अब ये एक होता है सुपर मून। सुपर मून किसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं पेरिजी फुल मून। सुपर मून को ही पेरिजी फुल मून भी बोला जाता है। अब ये होता क्या है, तो एक तो पेरिजी, पेरिजी क्या था, निकट, पेरिजी का मतलब निकट। और फुल फुल मून किसको बोलते हैं, फुल मून ध्यान रखें, फुल मून, फुल मून बोलते हैं पूर्णिमा को, है ना, पूर्णिमा। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता, दो कंडीशन हुई ना साल में, एक सबसे निकट एक सबसे दूर, तो निकट वाली वो कंडीशन यदि उसमें पूर्णिमा पड़ रही है, निकट वाली वो कंडीशन यदि उसमें पूर्णिमा आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक तो पास है, और पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चांद पूरा का पूरा चमकता है। तो पूरा का पूरा चंद्रमा है और पृथ्वी के सबसे पास है, जब पास आया तो ज्यादा चमकेगा ना, और ज्यादा बड़ा दिखेगा। भाई कोई चीजें हम दूर से देख रहे हैं, उसको दूर देख रहे हैं, छोटी दिखाई देगी, वो जितनी पास होती चली जाएगी बड़ी दिखाई देगी, जितनी पास होती चली जाएगी उसकी चमक बढ़ती चली जाएगी, है ना। एक बल्ब को हम दूर से देख रहे हैं और पास से देख रहे हैं, बिल्कुल वही अंतर। तो इसमें क्या होता है, सुपर मून हम किसको बोलते हैं, सुपर, बहुत बड़ा। तो वहां पर कंडीशन क्या है कि चंद्रमा निकट भी है और पूर्णिमा भी है। अगर ये कंडीशन मिल जाती है तो उसमें क्या होता है, चंद्रमा अधिक बड़ा दिखाई देता है और ज्यादा चमकीला, मतलब ज्यादा बड़ा दिखाई देता है अपेक्षाकृत जितना वो है, और ज्यादा चमकीला दिखाई देता है जितना वो दिखता है। तो लगभग 14% के आसपास ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और 30% के आसपास ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम सुपर मून या पेरिजी फुल मून। फुल मून का मतलब पूरा चंद्रमा यानी कि पूर्णिमा, ठीक है। के बाद आता है ब्लू मून। ब्लू मून किसको बोल रहे हैं,
तो जब एक कैलेंडर मास में 2 पूर्णिमा हो, एक कैलेंडर मास में एक ही पूर्णिमा होती है, एक अमावस्या होती है, एक पूर्णिमा होती है, पता होगा सबको, 14 दिन बाद अमावस्या और फिर 14 दिनों के बाद में पूर्णिमा, ठीक है। तो वो अष्ट चंद्रमा की कलाएं होती हैं, 7 दिन के बाद, फिर 14 दिन के बाद 8वां और फिर 15वां, इस तरीके से वो आगे चल के जब चंद्रमा पृथ्वी सूर्य का रिलेशन आएगा उसमें बताऊंगा। तो फिलहाल क्या, ब्लू मून, ब्लू मून किसको बोल रहे हैं, जब एक कैलेंडर मास में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा वाला जो चांद होता है उसको बोलते हैं ब्लू मून। और इसको एक चीज याद रखें, यहाँ पर रंग से, कलर से, ब्लू से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। ब्लू मून बोल रहे हैं जब, दोबारा सुने, इसके सबसे पास है, ठीक है, मतलब कुल मिला के पूर्णिमा एक महीने में 2 पूर्णिमा आ जाए, ये निकट वाला तो छोड़ो आप, एक महीने में 2 पूर्णिमा अगर आ जाए, गलती से पहले दिन पड़ गई हो और लास्ट वाले दिन पड़ गई हो, तो वो जो लास्ट वाले दिन पूर्णिमा पड़ी उसको बोल रहे हैं हम ब्लू मून, ठीक है। ब्लू मून ईयर किसको बोलेंगे, किसी विशेष वर्ष में दो, अगर 2 या 2 से अधिक ब्लू मून हो जाए ऐसी, मतलब 2 महीने ऐसे आ जाएं या उससे ज्यादा कि जिनमें 2-2 पूर्णिमा पड़ जाए तो उसको बोलते हैं हम ब्लू मून ईयर। एक होता है ब्लड मून, इसको भी ध्यान रख लें थोड़ा सा, जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसमें पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी और सूरज दिखता दिखता बंद हो जाएगा, तो वहां पर चंद्रमा क्या है, प्रकाश इधर उधर से हल्का बहुत अगर जाएगा तो वो रेडिश लाल से कलर का अगर हल्का हल्का दिखाई दे रहा है हमें, तो उसको बोलते हैं हम ब्लड मून, ठीक है। इसमें ब्लड मतलब जैसे रंग लाल होता है उतना ही, तो ये, अब इसमें चलिए, अब चंद्रमा को हमने समझ लिया डिटेल में, मैंने एक एक चीज को समझाया है, बाकी फिर से बता रहा हूँ, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य का रिलेशन जब समझेंगे एक चीज को हम तब समझ लेंगे जो भी बचा हुआ है। उसके बाद आता है चंद्रमा पर अभियान। चंद्रमा पर अभियान जा क्यों रहे, पहली बात ये आती है। तो चंद्रमा पर अभियान पहले ही बताया मैंने, एक तो वहां पर कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो पृथ्वी पर मौजूद नहीं है या बहुत कम मौजूद है, ठीक है, पहली कंडीशन। ये जब चंद्रयान पूरा हो जाएगा तो हम तब डिस्कस करेंगे कि कौन से तत्व कैसे क्या क्या खोज किए हैं। दूसरी चीज क्या, चंद्रमा पर एनर्जी सोर्स जो हमारे संसाधन होते हैं, वो संसाधन चंद्रमा पर कुछ, हमारे 2 तरह के रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, एक रिन्यूएबल सोर्स होता है, एक नॉन रिन्यूएबल, तो वहां पर कुछ मौजूद हैं जो पृथ्वी पर नहीं है, पहली चीज तो ये, तो वो अगर हम उनका अध्ययन कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत लाभप्रद होगा पृथ्वी के लिए। दूसरी कंडीशन कि चंद्रमा पर शायद जीवन है, पानी की खोज, शायद पानी है, तो उसके लिए यदि ऐसा होता है तो चंद्रमा पर जीवन मिल सकता है, उसकी खोज के लिए सारे अभियान हैं। अब अभियान कौन से कैसे हैं तो वो एक बार देख लेते हैं। तो देखो ये आ गया लूना है, तो शुरुआत से एक एक बार अभियान देख लेते हैं। सबसे पहले जो अभियान किया गया चंद्रमा के बारे में जो सोचा गया वो सोचा गया 1958 में। 1958 यानी कि अब से कितने साल पहले, खुद ही लगा लीजिए, हाँ, 65-70 साल पहले खोजा गया, सॉरी भेजा गया एक अभियान, सोचा गया था, और ये इसका नाम था पायनियर और एक था लूना। इसमें से दोनों नाम को याद रखना है, पायनियर जो था वो था अमेरिका का, और लूना जो था वो था रूस का, सोवियत संघ जिसका पहले नाम था रूस का, उसका। इसको लूना को तो बिल्कुल नहीं भूलना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, लूना। तो 1958 में एक मिशन किए गए, पहला मिशन रूस के द्वारा लूना, और फिर अमेरिका भी साथ में आता है, मतलब अलग अलग करते हैं अपने, वो पायनियर नाम से। अब ये जो लूना है ना, ये लूना 2, ध्यान रखना, पहला यान था जो चंद्रमा की धरती पर उतरा, लेकिन इसमें मानव नहीं था। कब भेजा जा रहा है ये, 1959 में, तो इसको ध्यान रखना है। 1959 में पहला यान था जो चंद्रमा की सतह पर उतरा, ठीक। किसने भेजा, रूस ने। और ये कौन सा था, लूना 2, क्योंकि लूना 1 पहले ही हो चुका था, जो वहां पर नहीं उतरा था, सफल नहीं हो पाया था। पायनियर भी क्या था, सफल नहीं हो पाया था। पायनियर अमेरिका क्यों भेज रहा है, रूस से, वही शुरू से ही रूस से अमेरिका की प्रतिबंधता वो रहती है, सॉरी, प्रतियोगिता रहती है, तो जो जो ये करेगा वो भी करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पहला जो चंद्रमा की धरती पर उतरा कौन सा था, लूना 2, 1959। फिर 1968 में एक अपोलो यान भेजा गया, किसके द्वारा, नासा के द्वारा। और नासा किसकी एजेंसी है, ध्यान रखना, अमेरिका की ही एजेंसी है नासा, इस बात को ध्यान रखना है। तो नासा के द्वारा कौन सा भेजा जा रहा है, अपोलो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, किसके लिए,
चंद्रमा पर, और ये पहला मानव मिशन भेजा गया, ठीक, 1968 में। अब इसको ध्यान रखना है, 1968 में तक बहुत सारे मिशन फेल हुए हैं, विफल हुए हैं, किसके, अमेरिका के। और एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या, कि अमेरिका यहाँ से मिशन भेज रहा है नासा के लिए, उसने क्या काम किया, ये बोल दिया कि हम चंद्रमा की सतह पर आदमी को उतार देंगे, है ना, और 1970 तक हम ये काम कर देंगे, और उसने वो चीज करी, नासा ने। तो 1969 में अपोलो 11, इसको पहले देख लेते हैं, पहला मानवीय चंद्र परिक्रमा मिशन शुरुआत किया गया अपोलो 8 के साथ। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कुल मिला के इतना ध्यान रखना है कि अपोलो 1968 में भेजा गया, और ये क्या किया गया था, मानव मिशन था, इससे पहले मानव नहीं भेजा गया था, इस बात को ध्यान रखना है। पहला लूना 2 भेजा गया, उतारा गया, मानव नहीं था। 1968 में मानव भेजा गया, ठीक है, लेकिन वो उतरा नहीं, इस बात को ध्यान रखना है। तीसरी कंडीशन आती है, मानव भेजा भी गया और मानव उतरता भी है वहां पर, कहां पर, चंद्रमा पर, और वो कौन सा था, अपोलो 11। अपोलो 11 इसको भेजना है। इसका मतलब पहले अपोलो हो चुके हैं जो सफल नहीं हो पाए पूरी तरह से, 1969, ये भी याद रखना है। तो 1969 में अपोलो भेजा गया, मानव के सबसे पहले कदम वहां पर रखे गए, किसके, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नाम इन्हीं का लिया जाता है, हालांकि 3 व्यक्ति थे वहां पर। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ये एल्ड्रिन वहां पर उतरे। तो आर्मस्ट्रॉन्ग वहां पर उतरते हैं, अपने देश का, अमेरिका का झंडा लगाते हैं, चित्र लेते हैं, सैंपल इकट्ठे करते हैं और वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो वहां से जो तत्व मिले उनमें बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें मिली, ठीक। अब ये जहां पर उतरे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उस जगह को बोला गया सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। इसको याद रखना है, क्या, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, यानी कि क्या, शांति सागर। शांति सागर क्या है, जहां पर मानव के पहले कदम पड़े, उसको नाम दे दिया गया सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, है ना। और ये जगह क्या थी, ये जगह थी काले धब्बों की, एक अंधकार में पृष्ठ था, जो एक धूल का मैदान दिखाई दे रहा था। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, दिखाऊंगा मैं किसी दिन। तो उस वीडियो में क्या है, दोनों व्यक्ति उतरते हैं, एक वीडियो बना रहा है और दूसरा क्या, झंडे पकड़ा रहा है और एक झंडा लगा रहा है, और वहां पर क्या है, धूल का मैदान, कुछ भी है ही नहीं। तो उसको बोला गया सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, अंधकार में क्षेत्र था, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर इस सन को याद रखना है, 1972। 1972 में हालांकि अपोलो 17 भेजा गया था, 17 नहीं, 1972 ध्यान रखना है आपको। तो मिशन के बाद ये लास्ट मिशन हुआ था जो चंद्रमा के दौरे पर मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजा गया। मतलब इसके बाद से, अभी मैंने पहले बताया 1968 से जो पहले भेजे जा रहे हैं वो भी मानव रहित, और 72 के बाद भी मानव रहित यान ही भेजे गए, इस बात को ध्यान रखना है। मतलब 1972 के बाद में मानव चंद्रमा की सतह पर नहीं भेजा जा रहा है, बहुत सारे कारण हैं उसके, उन कारणों को हम चंद्रयान के समय पर समझेंगे कि क्या इतनी सारी वजह है कि चंद्रमा पर मानव को नहीं भेजा जा रहा है। वो काम हमारी मशीन ही कर रही है। अब जो रोवर वहां पर भेजे जा रहे हैं वो रोवर ही उन कामों को कर ले रहे हैं। तो कई कारण हैं जो देखेंगे। तो फिलहाल क्या, कि अपोलो यहाँ पर 1972 से मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजे जा रहे हैं केवल। और कौन कौन से देशों ने भेजे हैं, सोवियत संघ रूस ने, ठीक, अमेरिका ने, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, जापान ने, भारत ने और चाइना ने, ठीक, और इजराइल ने, इन लोगों ने यहाँ पर अपने अपने यान भेज दिए हैं, ठीक, अलग अलग समय पर। अब हम चंद्रयान की बात कर लें एक बार, बहुत संक्षेप में देख लेते हैं, डिटेल में मैंने पूरा बताया हुआ है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 पूरे को डिटेल में बताया हुआ है, देख लीजिएगा आप। चंद्रयान 3 के नाम से एक वीडियो होगी तो देख लीजिएगा। फिलहाल क्या, चंद्रयान 1 देखते हैं। तो ये चंद्रमा की सतह पर भारत के द्वारा भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, ठीक है, मानव रहित यान था, इस बात को ध्यान रखना है। पहले ऑलरेडी मैंने बता दिया, 72 से भेजे ही नहीं गए, 72 के बाद में। तो यहाँ पर 2008 में भेजा गया, और क्या ये अगस्त में पहुंच गया था। उसके बाद ध्रुवीय उपग्रह, मतलब ये किससे भेजा गया था, पीएसएलवी से। इस बात को ध्यान रखना है कि ये पीएसएलवी के द्वारा भेजा गया है, मतलब जो लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं जिससे वो सवारी जिससे यहाँ से भेजा जाएगा वो था पीएसएलवी। डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। कहाँ से भेजा गया था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, पीएसएलवी से इसको भेजा गया था। यहाँ पर इसकी जो विशेषता थी वो थी मून इम्पैक्ट प्रोब, मतलब वहां के चित्र वगैरह लेने के लिए, सैंपल लेने के लिए मून इम्पैक्ट प्रोब को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया, ठीक। यहाँ पर पहली बार हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे चंद्रयान 1 ने ही चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया था।
उसके बाद नासा ने फिर से रिसर्च की और बताया कि हाँ वास्तव में चंद्रयान 1 ने जो बताया कि पानी मौजूद है वहां पर, वो वास्तविकता है, पानी है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है, पानी ऐसी फॉर्म में नहीं है जैसी पृथ्वी पर है, जमी हुई फॉर्म में, और छिटके पड़े हुए जगह 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 जगह, बड़े बड़े छिटके, उस फॉर्म में पानी है, कांच की तरह से, ठीक। तो वो अलग चीज है। तो फिलहाल क्या, पानी पानी के बारे में बताया, MIP इसकी विशेषता थी, जिसे उतारा गया, PSLV से भेजा गया, 2008 में भेजा गया, पहला अंतरिक्ष यान था जिसको भारत की तरफ से भेजा गया था। दूसरा था चंद्रयान 2, जिसको 2019 में भेजा गया श्रीहरिकोटा, वही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और दोनों को भेज कौन रहा है? इसरो। ये बात ध्यान रखना है, भारत में एकमात्र एजेंसी है इसरो जो इनको भेज रही है। GSLV Mark 3 से भेजा गया है, GSLV Mach 3 या Mark 3 उसको बोला गया है। ये क्या होता है? वही लॉन्चिंग व्हीकल है। विशेषता क्या है बताई हुई है मैंने। फिलहाल ऐसी मान लें कि GSLV Mach 3 से इसको भेजा गया था। और भारत में निर्मित एक चंद्र ऑर्बिटर, क्या क्या भेजा गया था? एक ऑर्बिटर भेजा गया, रोवर भेजा गया और लैंडर भेजा गया। मतलब ऑर्बिटर जो उसकी कक्षा में, चंद्रमा की कक्षा में घूमेगा, और लैंडर जो वहां पर उतरेगा, रोवर जो वहां पर उतरकर सैंपल कलेक्ट करेगा, उसका निरीक्षण करेगा, तो वो रोवर, ठीक। लैंडर का नाम था विक्रम, जो नाम रखा गया था किसके नाम पर? जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं भारत में, विक्रम साराभाई के नाम पर। विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक माने जाते हैं, शुरुआत इन्होंने की थी, तो उन्हीं के नाम पर इसका जो लैंडर था उसका नाम विक्रम। और प्रज्ञान नाम रखा गया किसका? 6 पहियों का जो रोबोट, मैंने बताया कि मानव अब काम नहीं करेगा, अब एक रोबोट है, वही वहां सारे सैंपल वगैरह जो कुछ काम करना है वो कर लेगा। तो उसका नाम रखा गया प्रज्ञान, मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान वाला, प्रखर बुद्धि वाला, ठीक। तो ये था। अब चंद्रयान 3 डिटेल है आपके सामने, इसरो के द्वारा भेजा गया है, सारे ही मिशन इसरो द्वारा भेजे गए हैं। वहीं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से भेजा गया है। 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को भेजा गया, और 2:35 पर। LMV, अब इसको मैं पहली बता देता हूं, GSLV Mark 3 का ही अपग्रेडेड रूप है LMV। पूरा नाम याद रखना है, लॉन्च व्हीकल Mark 3। जो चंद्रयान वाली वीडियो है उसमें मैं यहाँ पर LMV नाम लेना भूल गया हूँ, और GSLV ही बता दिया मैंने, क्योंकि एक ही चीज है, बस उसी का अपग्रेड करके ये LMV है, लॉन्च व्हीकल Mark 3। यहाँ पे इसकी बात करें, लॉन्च व्हीकल Mark 3, ठीक है। तो LMV, ठीक, LMV बोल रहा हूं मैं, LVM। तो LVM 3 उसी को बोला गया है अपग्रेड करके, इसको ध्यान रखना है। इससे भेजा गया है लैंडर चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, मतलब आराम से उतर जाए, ये उसका उद्देश्य है। चंद्रमा पर रोवर क्या करेगा? विचरण करेगा, घूमेगा फिरेगा और सैंपल कलेक्ट करेगा। चंद्रमा की सतह को बेहतर ढंग से समझने के लिए पानी के और रासायनिक प्राकृतिक तत्वों का वहां पर मौजूदगी है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए इसको भेजा जा रहा है, ठीक। चलिए, ये हो गया। तो फिलहाल हमारा चंद्रमा पूरा। चंद्रमा के बारे में आज मैंने बता दिया कि चंद्रमा है क्या, पृथ्वी से उसका क्या संबंध है। हाँ, एक चीज और, चंद्रमा से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? तो जब पहली बार चंद्रमा से पृथ्वी को देखा गया था तो बहुत सुंदर दृश्य दिखा था। पूरा आसमान काला, क्योंकि वहां से आसमान दिखता ही काला है। और पृथ्वी ब्लू कलर की, और उस पर बड़े आकर्षक चित्र, अगली वीडियो में जब चंद्रमा पृथ्वी दिखाऊंगा मैं तब उसमें दिखा दूंगा, तो बड़ी आकर्षक दिखी। और चंद्रमा से वायुमंडल काला दिखता है, मतलब आकाश काला दिखता है। तो सारी चीजें बता दी हैं। चंद्रमा, चंद्रमा का पृथ्वी के साथ संबंध, चंद्रमा पर भेजे गए अभियान शॉर्ट फॉर्म में बता दिए हैं। चलिए, अगर अच्छा लगता है तो मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट कीजिएगा। और यदि एप्लीकेशन पर ये क्लासेज में इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ पर हेल्प डेस्क है, उसमें आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग सारथी से जुड़ेंगे और बाकी लोगों को भी जुड़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।